जय हिंद। ये वीडियो जो है इकाई 1 जो है हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 1 है भारत का इतिहास। उसमें जो कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे भारतीय संकल्पना एवं विचार से संबंधित और भारतीय संस्कृति विरासत जो है उससे संबंधित रहेगा। तो पहले हम सिलेबस दिखा देते हैं। जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं वही टॉपिक इसमें लिए गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, भारतीय शिक्षा प्रणाली, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, वेदांग, स्मृति, ये सब जो नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं ना, उनसे संबंधित रहेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को सबसे पहले हम देखेंगे और हम आपको बता दें कि इस सीरीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस सीरीज को शुरू कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार नोट्स हैं ये, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। तो निश्चित रूप से इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो आप क्या करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो बेल आइकन वाला बटन होता है ना, उसको भी चालू कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। देखो, परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है तो हमें चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है। तो यूनिट 7 के वीडियो आ रहे हैं। यूनिट 8 के जो तथ्यवान करंट अफेयर्स है वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है और एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स के वीडियो चल रहे हैं अभी। यूनिट 10 के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो कल जो है यूनिट 10 का वीडियो आया था, आपने देखा होगा। यूनिट 10 के 1-2 वीडियो और शेष हैं और कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 9 जो है हमने पहले ही कंप्लीट करा दी है। तो ये यूनिट 1 है और इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो संकल्पना और विचार वाले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर भारतीय कला एवं संस्कृति को, उसके बाद जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में उन सभी को हम समझेंगे, एक एक करके सभी को देखेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को। भारतीय ज्ञान परंपरा, देखो क्या होता है क्या नहीं होता इस पे विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस परीक्षा का कंटेंट नहीं है, ये प्रीलिम्स का है। तो हम सीधे कंटेंट पर ही आते हैं। भाषा और लिपि का विकास से संबंधित देखें तो हेनरी स्वीट लिखते हैं कि व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। ये तो आप जानते ही हो कि भाषा क्या होता है, एक माध्यम होता है जो हम ध्वनियाँ व्यक्त करते हैं ना, और जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसमें, उन्हीं को भाषा कहते हैं। भाषा के स्वरूप होते हैं अलग अलग, जिसमें 3 देखने हैं हमें। एक तो मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। भाषाएं हैं, विश्व भर में जो भाषाएं हैं जितनी भी, उनके अलग अलग भाषा समूह भी हैं। वैसे ही भारतीय भाषाओं के भी अलग अलग भाषा समूह हैं। भाषा समूह में 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है आर्य भाषा परिवार। पहला जो समूह है वो है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार और तिब्बती चीनी भाषा परिवार को हमें पढ़ना है। इन 4 भाषा परिवारों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आर्य भाषा परिवार की बात करते हैं। यह सबसे बड़ा भाषाई परिवार समूह है। भारत की जनसंख्या के 75.28% व्यक्ति इस भाषा परिवार के प्रयोक्ता हैं। यह भारत यूरोपीय भाषा परिवार से निकलता है, भारोपीय, और इसके अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, गुजराती, बांग्ला, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी आदि भाषाएं आती हैं। इनमें संस्कृत भाषा सबसे पुरानी मानी गई है। तो ये जो आर्य भाषा परिवार है, इसमें सिर्फ आपको एक ही पॉइंट विशेष रूप से याद रखना है। एक तो ये कि भारत की जो 75% जनसंख्या है जो इसका प्रयोग करती है। दूसरा, भारत यूरोपीय भाषा परिवार से निकली हुई है ये आर्य भाषा परिवार। इसमें सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। अब हम द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आपको याद रखना है, यह भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार। इस भाषा समूह में सम्मिलित भाषाएं अधिकांशतः दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। भारतीय जनसंख्या का 22.53% जो है वो इस भाषा परिवार से आता है। इस भाषा समूह में आने वाली 23 भाषाओं की पहचान की गई है। इनमें जो प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं इसमें शामिल हैं। जो दक्षिण भारत में अक्सर भाषाएं बोली जाती हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आस्ट्रिक अथवा खगोल एशियाई भाषा परिवार की बात करें तो इस परिवार की भाषाओं के प्रयोक्ता जो हैं 1.13% ही हैं। इस भाषा समूह की मुख्य भाषाएं संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, खासी और साबरा हैं।
तो हम देख रहे हैं कि जो आस्ट्रिक या आस्ट्रो एशियाई भाषा एशियाटिक भाषा है उसमें अधिकतर ना जनजाति टाइप की भाषाएं हैं जो जनजातियां बोलती हैं। चौथा है जो हमारा समूह चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। इस सब परिवार समूह की अधिकांश भाषाएं बोलने वालों की संख्या जो है वो 0.97% ही है। तो मात्र 0.97% ही चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। यह भाषा उत्तर पूर्व के 7 राज्यों जो जिन्हें 7 बहनें कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार की मुख्य भाषाओं में नागा, मिजो, गारो, खासी, जैंतिया, मणिपुर, तांगखुल, दाफला। तो जो उत्तर के राज्य हैं उनमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब हम भारत में लिपि का विकास देखेंगे। लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है ना उन्हीं को लिपि कहा जाता है, इतना ही याद रखना है बस। लिपि शब्द का अर्थ होता है लिखावट। इसे लेखन पद्धति या वर्तनी भी कहा जाता है। मूल रूप से लिपियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है चित्रलिपि, दूसरा होता है ब्राह्मी लिपि अथवा उससे व्युत्पन्न अन्य लिपियां, एवं फोनेसियन लिपि। इनको विस्तार से समझेंगे। तो चित्रलिपि में क्या होता है? चित्रलिपि में उसे कहा जाता है जिसे अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र होते हैं। भारत में भीमबेटका गुफाओं चित्रों से यह ज्ञात होता है कि लेखन कला की शुरुआत जो है वो चित्रलिपि से ही हुई है। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है। और फोनेसियन जो है यह ध्वनि उत्पाद के पीछे की भौतिक प्रक्रिया को फोनेशन कहा जाता है। प्रमुख लिपियों की बात करें तो ब्राह्मी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि का आविष्कार अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार माना जाता है जेम्स प्रिंसेप को, अंग्रेज अधिकारी। तो पहला पॉइंट याद रखना है। ब्राह्मी सामान्य रूप से बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके साक्ष्य सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द से मिलते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने सांची स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला जो है वो तैयार की है। एक तो जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखना है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, इतना याद रखना है ब्राह्मी लिपि के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण लिपि है खरोष्ठी लिपि। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के आसपास प्रचलित थी। इस लिपि को विद्वानों ने इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रोपाली, काबुली, गंधारी आदि नामों से जाना है। तो जो खरोष्ठी लिपि है इसका प्रचलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश गांधार के आसपास प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो देखो जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम लेख तक्षशिला और पुष्कलतावली के आसपास मिले हैं। मथुरा, उज्जैन, मैसूर के सिद्धापुर से भी इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। अगली लिपि है तिगलरी लिपि। कौन सी? तिगलरी लिपि। तिगलरी लिपि का प्रयोग तुलु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को लिखने में किया जाता है। यह दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग तिगलटी एवं तुलु बोलने वाले इसे तुलु लिपि कहते हैं। कुछ अन्य लिपियों को देखें तो कुटिल लिपि न्यूनकोणिक लिपि है एवं सिद्ध मातृका लिपि है। देवनागरी लिपि, शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि, ग्रंथ लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल मलयालम लिपि, सायमुखी लिपि, बंगाली लिपि और गुजराती लिपि। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है ना, उससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। हमने सबसे पहले देखा भारतीय ज्ञान परंपरा में भाषा और लिपि के विकास को। हमने देखा भाषा का स्वरूप 3 भागों में होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर हमने भाषा समूह की बात की। हमने 4 भाषा समूह देखे, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार जो है वो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत का, जिसमें भारत की जनसंख्या का 75.28% इसका प्रयोक्ता है। इसमें संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। फिर हमने द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में जाना। इसमें अधिकांशतः दक्षिण भारत की भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इसमें 22.53% लोग इसके प्रयोक्ता हैं। फिर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को देखा और फिर हमने चीनी तिब्बती भाषा परिवार को देखा। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में उत्तर पूर्व के राज्यों को आपको याद रखना है और वहाँ की जो भाषाएं हैं नागा, मिजो, गारो, तमांग, मणिपुरी, तांगखुल और दाफला, इनको याद रखना है।
भारत में लिपि का विकास देखा। फिर हमने देखा लिपियाँ मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं, चित्र लिपि, ब्राह्मी लिपि और फोनेशियन लिपि। इनको देखने के बाद फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण लिपियों के बारे में जाना। ब्राह्मी लिपि के बारे में हमने जाना कि जेम्स प्रिंसेप जो हैं इन्होंने इनका आविष्कारक माना जाता है और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। फिर हम खरोष्टी लिपि पर आए। खरोष्टी लिपि के बारे में हमने जाना कि खरोष्टी लिपि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश गांधार के आसपास प्रचलित थी। इस लिपि को विद्वानों ने इंडो बैक्ट्रियन, बैक्ट्रोपाली, काबुली, गंधारी आदि नाम दिए हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी। और फिर हमने देखी तिगलरी लिपि और कुछ अन्य लिपियों को देखा था। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है और अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो है भारतवर्ष। इसके संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। भारतवर्ष से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो 10-12 टॉपिक जोड़े गए हैं नए, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इनको अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।